प्यारे बच्चों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करूंगा। हमने लास्ट न्यूक्लियाई के चैप्टर में हमने न्यूक्लियस क्या चीज है, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा जाना, न्यूक्लियन के बारे में जानने की कोशिश की, उनके मास के बारे में जानने की कोशिश की, साइज ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में हमने बात की और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई की भी हमने बात की थी। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि एटम जो एटम है हमारा, वो स्मॉल पार्टिकल है, बहुत छोटा साइज है, वेरी वेरी स्मॉल है। और इस एटम के मास को अगर हमने एक्सप्लेन करना है, किसको, टू फाइंड आउट द मास ऑफ द एटम, then its value is also very small, very small. So to measure the mass in kilogram, it is not a convenient method. And if a mass of the, let us consider mass of electron is equal to 9.1 10 raised to power minus 31 kg. This is very very small mass. Mass of proton is also very small. So we know that mass of the hydrogen atom is one atom of hydrogen is mass of one atom of hydrogen is equal to 1.6735 10 raised to power minus 27 kg. आप सब देख रहे होंगे कि अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास को देखें तो 1.6735 10 raised to power minus 27 kg है, और ये वैल्यू -27 है। इतनी छोटी वैल्यू है कि इसको किलोग्राम में हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। हम जिस तरीके से चीजों को वे करते हैं कि कोई चीज रखी और उसको इक्विवेलेंट मेजरमेंट की, तो ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना छोटी यूनिट का मेजरमेंट काफी मुश्किल होता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे यूनिट की जरूरत पड़ेगी जिससे इनके मास को मेजर कर सकें, और उस जो यूनिट सिस्टम है जिसमें हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, वो होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक रेफरेंस मास लेना पड़ेगा। और जब हम रेफरेंस मास लेते हैं तो ये, जब आप केमिस्ट्री में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कैसे कैसे क्लोरीन को लेके बात की गई, कैसे फिर हाइड्रोजन को लेके बात की गई, फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस मान के चले, लेकिन पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। लास्ट में हम कार्बन 12 आइसोटोप को लेके आए, और कार्बन जब आइसोटोप लेके आए, कार्बन का कौन सा आइसोटोप, C12, इसका मास जो मेजर किया गया 12.000 के आसपास मेजरमेंट किया गया, जो काफी नजदीक था एक्यूरेट वैल्यू के, और ये एक स्टैंडर्ड मान लिया, इतने AMU में तोड़ लिया इसको। अब जब कार्बन आइसोटोप 12 का मास 12 AMU है, अगर हम इसका 1/12 पार्ट निकाल दें तो वो 1 AMU बन जाएगा। तो यही हमारी कहानी चलती है कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट है 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इसको अगर हमने ऐसे लिखना हो 1 AMU, तो क्या बन जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 डिवाइडेड बाई 12, और ये 1 AMU के इक्वल हो जाएगा। और 1 AMU की जो वैल्यू है, अगर आप कार्बन के एक जो एटम है उसके मास की बात करें तो वो हमारा होता है 1/12
इंटू 1.99, आगे भी वैल्यू है, इंटू 10⁻⁻26, और जब इसको डिवाइड किया तो 1.66 10⁻⁻27 kg। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वैल्यू आपके काम आएगी। कहीं भी जब हम आगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस देखेंगे तो उसमें भी इसका काम आएगा कि एक AMU की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है। तो एक AMU की वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 के इक्वल होती है। अब इसी से हम मास निकालेंगे प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो ये ध्यान रखना, AMU में भी लिखूंगा, यहां लिखता हूं मैं मास ऑफ प्रोटॉन, इसके बाद लिख दूंगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर लिख देता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इनकी वैल्यू किलोग्राम में भी लिखेंगे और इनकी वैल्यू को हम AMU में भी लिखूंगा। पहले मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू लिखता हूं मैं। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.00727 AMU के इक्वल होती है। अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू देखें तो 1.00866 AMU होती है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखें तो 0.00055 AMU के बराबर होती है। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू AMU में निकाल सकते हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करना चाहें किलोग्राम के अंदर तो क्या किया जाएगा? किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल सी बात है, 1 AMU है, इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1 AMU इतना होता है। जब हम इससे मल्टीप्लाई करें तो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो AMU में है, इन किलोग्राम। आप इस तरीके से नोट कर लें, किलोग्राम में मैं इनकी वैल्यू लिखता हूं। यहां लिखूंगा मैं पहले मास ऑफ प्रोटॉन को, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किलोग्राम में हम लिखेंगे। किलोग्राम में कैसे लिखेंगे कि जो ये वैल्यू AMU में आई है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.6749 10⁻⁻27 kg। तो ये वैल्यू आपकी प्रोटॉन के मास की हो जाएगी। न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू होती है 1.67, यहां तक ऐसे कैसा 62 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.13 10⁻31 kg। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफी अच्छा है ये कैलकुलेशन, और ये वैल्यू आपके काम आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम AMU को रिप्रेजेंट कर देंगे, और AMU से हम डिफरेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनके हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके मास अगर आपको AMU की फॉर्म में दे रखे हो तो हम AMU की फॉर्म में निकाल लेंगे, और उनकी वैल्यू अगर आपको किलोग्राम में दे रखी हो तो आप किलोग्राम में भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? एक AMU, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो वैल्यू में इसको अंडरलाइन कर देता हूं एक बार फिर, 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻27। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में ऐसे का ऐसा इसको लिख लें। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या चीज है? ये एक टॉपिक आता हमारा मास डिफेक्ट, उससे मैं इसको कोरिलेट करता हूं। तो हम जो टॉपिक अब बात करने वाले हैं वो मास डिफेक्ट की बात करने वाले हैं। तो मास डिफेक्ट क्या चीज है? काफी अच्छा कंसेप्ट है ये मास डिफेक्ट। पहले मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सिंपल सी भाषा। मान लीजिए हम कार्बन का एक न्यूक्लियाई लेकर चलते हैं, ये कार्बन है, और कार्बन में क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इस न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियस ऑफ कार्बन किसके इक्वल हो गया? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। अगर इस न्यूक्लियस का मास निकालें, मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालोगे आप? 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे ही निकलेगा। यानी एक प्रोटॉन का मास
और प्रोटॉन इसमें 6 है, तो 1 + 1 ऐसे करके 6 बार जोड़ दो या 6 से एक मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो वैल्यू आई मान लीजिए ये आती है आपकी x, आंसर मान लिया मैंने। ये अगर हम इस तरीके से कैलकुलेशन करें और एक इस टोटल का मास ऑफ न्यूक्लियस निकालें, मास ऑफ न्यूक्लियस, वो मान लीजिए हमें x डैश प्राप्त हुआ, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये क्या है? ये मास हमने कैसे कैलकुलेट किया है? इंडिविजुअल सब एटॉमिक पार्टिकल के मास को इंडिविजुअल ऐड करके, और ये हमने उसका कलेक्टिव फॉर्म में देखा है। लेकिन ये पाया गया कि x है वो x डैश के इक्वल नहीं है। लेकिन व्यवहारिक रूप से आप जर्नली देखें तो ये बराबर होना चाहिए। इसको दूसरे वे से देख लो। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है। ये हमने वेइंग मशीन लगा रखी है यहाँ पे। यहाँ एक क्या है? वेइंग मशीन। पहले एक बच्चे को इसके ऊपर रखा और इसका वेट नोट किया 42 kg, फिर इसको हटा दिया। फिर बी बच्चे को रखा तो ये ए का था, बी बच्चे को जब इसके ऊपर रखा तो उसका भी वेट आया 43 kg। तो टोटल वेट कितना हो गया? टोटल वेट ए प्लस बी, आप देखें 4 और 4 8, 85 kg। अब क्या किया? अगले केस में ए और बी जब दोनों को एक साथ रखा तो वेट कितना आना चाहिए? 85, लेकिन 85 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं मास में अंतर आया है, और इस मास के अंतर को, डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। ये बड़े लेवल की बात है, ये एटॉमिक यानी न्यूक्लियर साइज की बात चल रही है। तो हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। ऐसा पॉसिबल होता नहीं, ये व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। ये जो मास डिफेक्ट का कंसेप्ट है ये केवल आपके न्यूक्लियर फिनोमिना में ही वैलिड है, यानी न्यूक्लियर साइज में ही वैलिड होता है। तो हम इस मास डिफेक्ट को इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि मास डिफेक्ट एक्चुअल में है क्या? मास डिफेक्ट का मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियस का मास और उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनके बीच का डिफरेंस है। अब हम इसको लिखेंगे कि इट इज द difference in the mass of nucleus and mass of nucleus and sum of mass of constituent particle inside the nucleus यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वी कैन से दैट न्यूक्लियन। तो हम क्या करें, इसको समझने की ऐसी कोशिश, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये डेल्टा एम किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एम का मतलब हुआ कि जो हमारा एम डैश माइनस एम, यहां जो एम डैश है हेयर, मैं यहां लिख देता हूं हेयर, एम तो है मास ऑफ न्यूक्लियस, और एम डैश जो है ये है मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मास ऑफ न्यूक्लियन, सम ऑफ मास लिख लो, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन। अब देखिए, लेट एक्स जेड ए बी दी atom having atomic number Z and atomic mass number
एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A, इट्स न्यूक्लियर मास इज कैपिटल M। इसका न्यूक्लियर मास है वो हमने कैपिटल M मान लिया। तो इसमें देखिए आप, मास ऑफ न्यूक्लियस तो हमने मान लिया मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया कैपिटल M जो हमने न्यूक्लियर मास माना है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर मास सम ऑफ मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, या ये कह लो मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड इट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का जो मास है। अब हम अप्लाई करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि Z क्या है, Z एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हो गए Z, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है MP। न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकाले थे हमने, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, A माइनस Z, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को Mn मान लिया। अब मास डिफेक्ट निकाल लो। मास डिफेक्ट डेल्टा M जो होता है वो होता है M डैश माइनस M। M डैश है सम ऑफ दिस, तो यहां लिख दूंगा Z MP प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस वैल्यू में से हम इसके न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दें, ये आपका मास डिफेक्ट निकल जाएगा। अब यहां क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये मास डिफेक्ट जो हुआ है वही इतने ही आपके उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ऐसा भी नहीं है कम हुआ हो। जैसे हम कार्बन के लिए मैंने अभी एग्जांपल समझाया आप लोगों को कि कार्बन के केस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर। अगर उनको कलेक्टिवली हम नोट करें तो उसका मास मान लीजिए X प्राप्त हुआ, और हमने जब उनको पहले एक प्रोटॉन को, फिर दूसरे को, तीसरे को, फिर न्यूट्रॉन को, ऐसे करके इंडिविजुअल मास का सम किया तो वो वैल्यू ज्यादा आती है। अब क्वेश्चन यहां खड़ा होता है कि जब वही चीजें हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल, मोटे तौर पे एग्जांपल देख लीजिए आप, कि हमने मान लीजिए 5 बॉल ली, कोई भी 5 बॉल्स, पहले उनको इंडिविजुअल वे किया, फिर पांचों को एक साथ रखा, तो है तो वही, कोई डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। तो फिर ये मास का डिफेक्ट आता क्यों है, क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये मास डिफेक्ट का कारण क्या है। तो इसको समझने के लिए आइंस्टीन ने इसको न्यूक्लियर साइज के ऊपर एक्सप्लेन किया कि ये मास है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, इन सबको बांध के रखती है। तो मास डिफेक्ट का जो कंसेप्ट है, ये मास डिफेक्ट का कंसेप्ट आगे इसकी न्यूक्लियस के अंदर जो आपके न्यूक्लियन प्रेजेंट है उनकी बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उस मास को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इससे नोट्स बना सकते हैं। अब मैं इसकी ये मास डिफेक्ट से मास एनर्जी इक्विवेलेंस को समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो मैंने ये वाला मास लिया है सम ऑफ मास, इसको मास ऑफ न्यूक्लियन बाय कैलकुलेशन शब्द भी यूज कर सकते हैं कि हमने जो इंडिविजुअल कैलकुलेट किया वो मास है। अब देखिए ये मास डिफेक्ट इतना तो हमें पता लग गया कि किसी भी जो एटम का न्यूक्लियाई है, वो एटम का न्यूक्लियाई उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंबाइंड होके बना हुआ है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं और उन दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियन बोलते हैं। और जब उन दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियन बोलते हैं तो न्यूक्लियन के
न्यूक्लियन के मास का सम एग्जैक्ट न्यूक्लियस के मास से थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी इनमें डिफरेंस आया, इसको हमने नाम दिया मास डिफेक्ट। अब हमारा जो टॉपिक चलता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस चला। ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया, इसको किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने इसको रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से प्रूफ करने की कोशिश की। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन कहता है E is equal to mc of square। Here E एनर्जी है, m जो यहां पे है मास है, और c जो आपकी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। ये जो इक्वेशन है वो रिलेटिविटी कंसेप्ट से लेके आया था। कौन से कंसेप्ट से लेके आया? वो रिलेटिविटी कंसेप्ट से लेके आया। इसको आइंस्टीन की इक्वेशन बोलते हैं, और ये इसने एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड किया था। तो यहाँ ये क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। यानी इस इक्वेशन ने इतनी अच्छी बातें कर दी, इस इक्वेशन ने ये बता दिया कि किस तरीके से मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। लेकिन ध्यान रखना ये व्यवहारिक रूप से अभी पॉसिबल नहीं है, ये एटॉमिक साइज के ऊपर ही वैलिड है। तो अब इसका यूज करके इसने क्या किया कि इसने एक्सप्लेन किया कि जो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट लेके आया, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझ रहे होंगे कि ये वो एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियन को उसके न्यूक्लियस में बाइंड करके रखती है। इट इज द एनर्जी दैट बाउंड न्यूक्लियन inside the nucleus, यानी it is the energy that bound nucleon inside the nucleus। और इस बाइंडिंग एनर्जी को EB से लिख दिया हमने, ये बाइंडिंग एनर्जी है EB, B स्टैंड फॉर बाइंडिंग, और ये किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। यहां जो डेल्टा M है ये है मास डिफेक्ट। क्योंकि आपने अभी नोट किया होगा कि जब हम न्यूक्लियस को एक तो उसका न्यूक्लियर का मास नोट करें, एक उसका मास बाय कैलकुलेशन यानी न्यूक्लियन के इंडिविजुअल मास से देखें, तो उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ था, और वो डिफरेंस था, उसका नाम था मास डिफेक्ट। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये मास डिफेक्ट जाता कहाँ है? इस आइंस्टीन ने ये एक्सप्लेन कर दिया अपनी इक्वेशन से कि जो एनर्जी है और मास है ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास एंड मास इनटू एनर्जी। तो इससे हमें इस चीज की आसानी होगी और हम आसानी से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो मास डिफेक्ट होता है न्यूक्लियर साइज के अंदर, ये मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी उन न्यूक्लियन को बाउंड करने में हेल्पफुल। और डेल्टा एम का मान क्या निकाला था हमने? जेड MP A माइनस जेड इंटू MN माइनस कैपिटल M इंटू C ऑफ स्क्वायर। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो जब भी आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़े तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। Z क्या है? यहाँ पे Z आपका एटॉमिक नंबर है, MP मास ऑफ प्रोटॉन है, A एटॉमिक मास नंबर है, MN मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और कैपिटल M मास ऑफ न्यूक्लियस है, और C स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसको हम किस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि 1 AMU है, एक AMU मास है, वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। हमारा जो क्वेश्चन आगे क्रिएट होगा
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप ताकि नोट्स बना सकें। हमारे इस चैनल की एक अच्छी विशेषता ये है कि आपको इस पे नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इनको लिख लें, आपको अलग अलग जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ समझ भी सकते हैं, टॉपिक को भी समझाया जाएगा, प्लस इसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स लिख सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास यही है कि आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें आपको उपलब्ध हो, टॉपिक की समझ भी पैदा हो, प्लस आपको नोट्स भी मिले। और फिर भी कोई अगर सुझाव है आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसमें सुधार की कोशिश करूंगा। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 AMU इनटू एनर्जी, ऐसे भी कह सकते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 AMU यानी कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU ऑफ सब्सटेंस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। यहाँ जो डेल्टा M मास दिया है वो 1 AMU के इक्वल दे रखा है, और हमने अभी वैल्यू निकाली थी 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्विवेलेंट टू 1.66 10 raised to power minus 27 kg। हम इक्वेशन का यूज करें, आइंस्टीन इक्वेशन। बाय यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन, और आइंस्टीन इक्वेशन कौन सी? मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन। E इज इक्वल टू डेल्टा M C ऑफ स्क्वायर, और E इज इक्वल टू डेल्टा M हो गया 1.66 10 raised to power minus 27 इंटू C होता है 2.99, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 2.99 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। देखो हम सामान्य रूप से इसकी वैल्यू लेते हैं 3 इंटू 10 raised to power 9, लेकिन जब हम इसको सामान्य रूप से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2.9979 इंटू 10 raised to power 8। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, तो आपको 1.49 इंटू 10 raised to power minus 10 के इक्वल आपको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 1.4924 के इक्वल प्राप्त हो जाएगी। जब हम इतनी वैल्यू इसकी ऑब्टेन कर लेंगे तो ये तो एनर्जी है, जूल के इक्वल होगी। अब हम इसको जूल में तो देखें तो 10 की पावर -10 है, वो छोटी वैल्यू है। हम इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक इसकी यूनिट होती है एनर्जी की। अब इसको 1.49 इंटू 10 raised to power -9 अपॉन E से इसको मल्टीप्लाई कर दें और E से इसको डिवाइड कर दें। E क्या है यहाँ पे? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जब फिजिक्स शुरू करते हैं 12th क्लास की तो पहला चैप्टर आता चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1.49। अगर इसकी आगे भी वैल्यू लिखो तो 1.4924 होता है पूरी वैल्यू इसकी, 24। यहाँ अगर पूरी वैल्यू रखें 24 तक रख सकते हैं। 24 10 raised to power -19 सॉरी 10 raised to power 10 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू है 1.6 10 raised to power -19 EV। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमें 931.5 इंटू 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये 19 है, ये 10 है, 19 10, तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो 6 के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, और 10 की पावर 6 मिलियन होता है। 931 इंटू कैपिटल M लिख देंगे EV। तो हमें पता लग गया कि जो एक AMU मास है, एक AMU किसके इक्विवेलेंट होता है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कन्वर्ट हो जाती है इसकी एनर्जी।
तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं, एक क्वेश्चन और आता है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो और इसको आप लिख लेना। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इससे रिलेटेड, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार जब भी हमारी इक्वेशन यूज होगी तो हम वहां इस तरीके से AMU का एनर्जी में कन्वर्जन है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन है कन्वर्ट या कैलकुलेट द एनर्जी, क्वेश्चन नोट करें, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के का मास है वो 1 ग्राम गिवन है, तो इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी आप कैलकुलेट करके दिखाइए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, हो सकता है 1 ग्राम की जगह और कुछ वैल्यू भी दे सकता है। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि वी नो दैट E इज इक्वल टू mc² और m की वैल्यू है 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब हुआ 10⁻³ kg और C की वैल्यू जो दे रखी है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो E निकालना है हमें, E कैसे निकालेंगे, 10⁻³ × 3 × 10⁸ का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर तो 9, ऐसे लिख लो 10⁻³ × 9 × 10⁻16। तो देखिए 9 तो ये हो गया, ये -3 है, ये 16 प्लस का है तो 13 जूल, ये आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो हम इसको भी आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कि नए वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एक्सप्लेन करेंगे और उसी में हम न्यूक्लियर फोर्स को भी सोल्व करेंगे। आप इस तरह के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आप आसानी से उनको सोल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करें ताकि सब बच्चे इसका बेनिफिट ले लें, ठीक है। ओके, आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएं अच्छे से, धन्यवाद।